वेलकम स्टूडेंट्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M अबाउट ए टेंजेंट इंच इन इट्स प्लेन इज। तो सर्कुलर रिंग आपके पास है जिसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, मास कितना लिया हुआ है कैपिटल M, और इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है और एक ऐसे टेंजेंट के अबाउट बताना है जो कि इसके प्लेन में हो। मीन्स दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन विच लाई इन द प्लेन ऑफ द रिंग, और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल dm/r²। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर जो रिंग है इसमें क्या है कि जो मास होता है वो कॉन्टिन्यूअसली जो डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे ऐसे इसके रिम पर। तो मास जो होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया? लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पर जो मास dm लिखा हुआ है, स्मॉल dm, ये एक्चुअली इसके किसी एक छोटे से हिस्से का मास होता है। ये एक एलिमेंट आप ले लीजिए जो कि एक एंगल बना रहा है डी थीटा। सपोज यहाँ पर मैं इसको, इस फिगर को यहाँ इरेज कर देता हूँ, दूसरा फिगर बनाता हूँ। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर आप स्मॉल dm की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए, ये हमने एक सर्किल ले लिया और इस सर्किल पे एक छोटा सा है, इसके सर्कमफ्रेंस पे एक लेंथ ले लिया जिसका विड्थ जो होगा आप ले लो dx, और इसका सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ये r ही रहेगा, और ये जो dx अमाउंट है लेंथ, ये जो है यहाँ पर एंगल जो सबटेंड करेगा वो कितना होगा? d थीटा। तो और ये रेडियस जो r है, तो dx की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर dx की वैल्यू हो जाएगी r इंटू डी थीटा, एंगल इक्वल टू r का पावर रेडियस से। तो हमें यहाँ पे मेनली इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो इंटीग्रल dm जो है इसी dx एलिमेंट का, dx लेंथ वाले एलिमेंट का मास है dm, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि डेंसिटी के फार्मूले से अगर हम टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ लिखें पूरे रिंग के लिए, तो ये वैल्यू, और एलिमेंट जो लेंगे हम dx, तो इसका मास अपॉन जो लेंथ होगा dm या dx, तो dm/dx ये डेंसिटी जो होगा वो सेम होगा। तो पूरे रिंग का मास और पूरे रिंग का जो लेंथ है, जो इसका रिंग का जो लेंथ है, वो इन दोनों का रेशियो, और थोड़ा सा आप छोटा सा एक एलिमेंट ले रहे हो dx लेंथ का, ये इसका मास और इसका लेंथ जो है दोनों का रेशियो जो है हमेशा सेम आएगा, रो डेंसिटी जो होगी सेम आएगी। तो यहाँ से dm की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? dm इक्वल टू मिल जाएगा m/l dx। बट यहाँ जो लेंथ एल की बात करें, अगर आर रेडियस है आपका, तो लेंथ एल कितना होगा? तो लेंथ एल की वैल्यू होगी 2πr। यहाँ पे आप वैल्यू भर सकते हो, dm इक्वल टू मिल जाएगा आपको m/2πr, और dx की वैल्यू भी आप भर दीजिए यहाँ से r d थीटा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से m/2π r d थीटा, हियर एक्चुअली d थीटा है, m/2π d थीटा। ये आपको मास मिल जाएगा dm, किसका? इस छोटे से एलिमेंट का मास मिल जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या होगी फिर? इंटीग्रल dm की वैल्यू m/2π d थीटा, ओके, इंटू r², यहाँ लिखा हुआ एक्चुअली ये कैपिटल R होगा, कैपिटल R² लिख लेंगे, और देखेंगे जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इस एलिमेंट dx को हम, dx लेंथ वाले इस एलिमेंट को अगर हम रोटेट कर दें 0 to 2π, तो पूरे रिंग का ये जो रिम है ना इसको कवर कर लेगा। तो अगर हम ऐसे तमाम छोटे छोटे एलिमेंट लेकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं और इसी को पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कितना एंगल रखना पड़ेगा वेरिएबल? 0 to 2π। ओके, नाउ कैलकुलेट दिस। तो m/2π तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, r भी कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन केवल किसका होगा? d थीटा का। तो
डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। नाउ लेट अस इरेज दिस। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से 2 पाई करेंगे। तो आपको आंसर मिल जाएगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा मीन्स थीटा, और लिमिट हो जाएगी 0 to 2 पाई। आपको मिल जाएगा यहाँ से एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, आपको मिल गया आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर। लेकिन ये जो वैल्यू मिला हुआ है ये किस एक्सिस के अबाउट है, तो वो एक्सिस जो इसके इस प्लेन, ये जो प्लेन है ना रिंग का, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगा उस एक्सिस के अबाउट आपने निकाला है। तो वो इसके सेंटर से जाएगा और ये कुछ ऐसा इस प्रकार से एक्सिस जो है पास करेगा। इसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब आप देखिए, आपको पूछ रहा है कि इसके टेंजेंट के अबाउट बताइए, लेकिन वो टेंजेंट इसके प्लेन में होना चाहिए। तो प्लेन में होना चाहिए मतलब ये ऐसे हो गया। तो हमको जो है इसके ठीक पैरेलल एक, इसका जो डायमीटर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाकर और फिर इसके अबाउट भी निकाल लेंगे। क्योंकि ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो फिर यहाँ पर आप इसका सीधे सीधे इससे कोई रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ये डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डायमीटर के अबाउट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आप लगाओगे, डायमीटर के अबाउट निकल जाएगा आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई एक्स और आई वाई दोनों सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री है, इसलिए आई एक्स और आई वाई दोनों सेम होंगे। तो आई एक्स प्लस आई एक्स आपको मिल जाएगा यहाँ से आई जेड इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स, और आई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आई जेड अपॉन 2, और आई जेड आपका कितना है, आई जेड अपॉन 2, आई जेड आपका जो है वो यानी जेड एक्सिस के अबाउट, यानी अगर ये आप वाई ले लो, इधर आप ये एक्स ले लो और ये जेड हो जाए, अगर ये एक्सिस जो आ जा रहा है जेड हो जाए, तो यही आप अभी निकाले हो जस्ट, कितना आया था, एम आर स्क्वायर आया था। तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 है तो फिर 2 हो जाएगा। तो आई एक्स की वैल्यू भी एम आर स्क्वायर बाई 2 होगी और आई वाई की वैल्यू भी एम आर स्क्वायर बाई 2 होगी, दोनों वैल्यू सेम होंगे। ओके, हियर आई हैव टू इरेज सम पोर्शन। ओके, सो अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आई जेड की वैल्यू मिल गई, आई एक्स की वैल्यू मिल गई, आई वाई की वैल्यू मिल गई, एम आर स्क्वायर बाई 2 ही मिल गया। ये डायमीटर के अबाउट आपको मिल गया, देखिए डायमीटर जो है इसके अबाउट आपको पता चल गया। अब इसके अबाउट पूछ रहा है, अब ये दोनों जो है एक्सिस क्या हो गए, दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ये सेंटर से जा रहा है और ये इसके अबाउट बताना है आपको, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, आर है। तो आप यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दो। वो क्या कहता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये जो डायमीटर के अबाउट है वही सेम चीज़, प्लस मास ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट, जितना भी मास है एम, और फिर दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसका स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जो है आर है तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल एक्सिस। ओके, और आई सेंटर ऑफ मास अभी आपने निकाला डायमीटर के अबाउट ही है, यानी ये आई एक्स या आई वाई कोई भी ले सकते हो आप, सबके इक्वल, सबके अबाउट जो है वैल्यू सेम ही आती है, इक्वल आती है। तो आई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 ही हो जाएगा, ठीक ना, प्लस, और यहाँ पर एम आर स्क्वायर है पहले से, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/2 एम आर स्क्वायर। सो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, 3/2 एम आर स्क्वायर। अगर आपको पीछे के जो भी कैलकुलेशन हमने किए हैं वो अगर आपको नोट करना हो तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करते हुए और नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर नोट कर लीजिए, फिर पीछे वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप सारे ये कैलकुलेशंस नोट कर सकते हो, क्योंकि बीच में मैंने इरेज किया है, तो आप जैसे जैसे वीडियो देखते हैं पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया and rotational kinetic energy and angular momentum of a body is I, E and L respectively, then
तो इसमें से कौन सा रिलेशन मतलब करेक्ट है, कौन सा रिलेशन सही होगा, आई में, ई में और एल में। जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ई क्या है आपका, तो वो एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एल जो है एंगुलर मोमेंटम है। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है आप पढ़े हो, E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यहाँ वी की वैल्यू आप ओमेगा इंटू आर भर दीजिए, ठीक है। तो जब वी की वैल्यू ओमेगा इंटू आर भरेंगे तो E इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1.2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और m और आर स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप एंगुलर मोमेंटम के टर्म में इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को दिखाना चाहते हैं तो आपको एक रिलेशन पता है एंगुलर मोमेंटम के लिए, एल इक्वल टू आर इंटू पी। इससे तो यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में ला सकते हो आर इंटू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्चुअली पी की वैल्यू भर दीजिए, क्या हो जाएगा एम वी, तो वी की वैल्यू फिर यहाँ ओमेगा इंटू आर भर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू जो होगी आर इंटू एम, वी की वैल्यू ओमेगा इंटू आर, एम आर स्क्वायर फिर यहाँ बन गया, उस एम आर स्क्वायर का पाई लिख दिए, क्या बचा आपके पास ओमेगा। तो एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, चूँकि यहाँ कैपिटल एल लिखा हुआ है तो हम कैपिटल एल दिखा देंगे, आई इंटू ओमेगा, ये रिलेशन होता है। तो इस दोनों रिलेशंस का, हम इस रिलेशन का और इस रिलेशन का दोनों का इस्तेमाल करेंगे और काइनेटिक एनर्जी को इजीली लिख सकते हैं। क्या होगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आप ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या भर सकते हैं, एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। तो क्या आंसर मिलेगा आपको, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई। ओके, तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एल की वैल्यू निकालने को बोला, एल की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो ई इंटू 2 आई हो जाएगा, ये ई इंटू 2 आई इक्वल टू एल स्क्वायर। सो एल इक्वल टू √2 टाइम्स आई इंटू ई, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, go for the next question. The product of moment of inertia and the angular acceleration is, तो प्रोडक्ट की बात कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा, और ये किसके बराबर होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। फोर्स दिया हुआ है, टार्क दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर एल की वैल्यू जो है आप निकाले थे, आई इंटू ओमेगा आया है। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी एल अपॉन डी टी आ जाएगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता नहीं है, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है, अगर हम मास का डिस्ट्रीब्यूशन या सिलेक्शन ऑफ एक्सिस चेंज नहीं करते हैं। तो आई इंटू ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी एल बाई डी टी, फिर क्या मिल जाएगा आपको, आई इंटू, यहाँ देखिए डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फ़ा से इंडिकेट कर दीजिए, क्योंकि जैसे हम लोग को क्या था, हम लोग अगर एक्स कोई डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसकी वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी से इंडिकेट करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ दिस एक्स। और एक्सेलरेशन बताना हो तो फिर डी वी अपॉन डी टी। तो ये इसी हिसाब से हम अगर चलें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी की जगह पर अल्फा भर सकते हैं। तो अगर थीटा आपका, ये एक्स की जगह पे हम थीटा ले लें, एक्स जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो फिर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, और क्या होगा, चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी थीटा अपॉन डी टी। और फिर अगर हम इसे ओमेगा को भी डिफरेंशिएट कर दें तो हमको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाता है, इसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं, और ये हो जाता है आपका डी ओमेगा बाई डी टी। तो सिमिलर हम यहाँ पे जो है रिलेशन दिखा सकते हैं। यहाँ लीनियर के केस में आप एक्स वी और ए लिखते हो, और एंगुलर केस में वही चीज़ आप थीटा ओमेगा और अल्फा लिखते हो। तो यहाँ पर डी ओमेगा बाई डी टी की जो वैल्यू है ये वैल्यू हम लोग अल्फा भरेंगे, ठीक है। तो आपको डी एल बाई डी टी इक्वल टू आई इंटू अल्फा मिल गया। ओके, ये तो आई इंटू अल्फा दिया हुआ है एक्चुअली, चलिए आई इंटू अल्फा मिल गया। अब आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ चेंज आप यहाँ देखिए, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है एक्चुअली, आई इंटू अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का। और डी एल बाई डी टी को अगर देखें तो ये जो है आपका टार्क होता है, टाउ होता है। वो कैसे होता है वो देखिए कैसे होता है, आई हैव टू रेज समथिंग,
तो ऐसे होता है, क्योंकि आपको पता है L इक्वल टू आर इन टू पी रिलेशन अभी आप पीछे किए थे। अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करें, एक्चुअली यहाँ कैपिटल L लिख लीजिए, डी एल अपॉन डी टी, और आर कांस्टेंट हो तो आर इंटू डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इंटू डी पी अपॉन डी टी फोर्स हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये आपका जो है मोमेंट ऑफ फोर्स आप कहे तो निकाल सकते हैं, आप डी एल बाई डी टी को मोमेंट ऑफ फोर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर इंटू डी पी बाई डी टी, तो लीनियर मोमेंटम है, इसका चेंज आपको फोर्स मिल जाता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से, तो आर इंटू एफ लिख दीजिए। तो अब हमने कहा कि मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, ये जो कि आर है ना, वो इंटू आर, जब रेडियस आ जाता है तो कहते हैं मोमेंट आ गया, रेडियस इन्वॉल्व किया, ये मोमेंट हो गया। ये आर इंटू एफ आप जानते हो क्या होता है, टाउ होता है। तो डी एल अपॉन डी टी की जो वैल्यू है एक्चुअली वो क्या होता है, टार्क टाउ होता है। मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द टार्क, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द फोर्स। तो फिर यहाँ से आपको टाउ और आर इंटू एफ ये रिलेशन से डी एल बाई डी टी इक्वल टू टाउ मिल जाता है। टाउ की वैल्यू फिर अब यहाँ रख सकते हो आप डी एल बाई डी टी की जगह पर, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यानी आई इंटू अल्फा प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है, वो आपका टार्क होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी इज जीरो, देन व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए अभी आप निकाले हो डी एल बाई डी टी की वैल्यू क्या है, आई इंटू अल्फा आया था, और यही क्या आ गया था, फिर टार्क आ गया था। कह रहा है कि जब टार्क जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, तो टार्क ये जीरो है नहीं, इसको जीरो कर लीजिए, यानी एल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तभी तो ये जीरो हो रहा है। तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम बिकम्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इंक्रीज्ड, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एंगुलर वेलोसिटी। देखिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर रहे हैं बॉडी का, तो क्या होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी को अगर आप ओमेगा से दिखाएं तो ओमेगा में क्या चेंज होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। तो कंजर्वेशन से चल सकते हैं। कंजर्वेशन ये कहता है कि कोई सपोज करो आपके पास व्हील है, और इस व्हील पे आप अभी व्हील रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये काफ़ी स्मूथ जो है कि आपका व्हील है, जो कि फास्ट रोटेशन कर रहा है। इस पर अगर आप सपोज करो आप बैठे हुए हो या आप खड़े हो और आप अपने हाथों को फैला दिए, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हाथों को फैला देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू वो बढ़ जाएगी, है ना, इस केस में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ी हुई होगी। अगर आप हाथ को अपने हाथों को क्या करो, मोड़ लो, नीचे की तरफ कर लो, नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के यानी एक्सिस के करीब हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, रेडियस कम हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू घट जाएगी। तो एक्चुअली होता है कि जब आप बाहों को फैला देते हो तो ये जो व्हील होता है वो आपका जो है कि स्लो रोटेट करता है, लेकिन जैसे आप बाहों को मोड़ लेते हो तो फास्ट रोटेशन करने लगता है। तो उसे क्या एक्चुअली काम किस पे करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ, ये जो आप आई इंटू ओमेगा लिख रहे हो एंगुलर मोमेंटम, उसके हिसाब से लिख रहे हो, इसको फॉलो करने लगता है। आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू को फॉलो करने लगता है। तो होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर बढ़ती है तो ओमेगा घटना पड़ता है ना। तो यहाँ पर मान लिया कह रहा है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम रोटेटिंग बॉडी का बढ़ा रहे हैं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके एंगुलर वेलोसिटी के मान में क्या होगा, कमी आएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो फिर ये घटेगा, ताकि जो है ये वैल्यू दूसरे केस में जब आप बाहों को मोड़ देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू घट जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू घट जाएगी तो उस स्थिति में ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो रोटेशन फास्ट हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो रोटेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली द मास ऑफ ए फ्लाईव्हील इज कंसंट्रेटेड इन इट्स रिम। वाई। फ्लाईव्हील जो है इसका हिंदी होता है गति पालक चक्र, मतलब गति का पालन करने वाला, मतलब कुल मिला कहने का है कि इनर्शिया को फॉलो करने वाला। इनर्शिया को फॉलो करने का सेंस कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूँ, और अगर रुका हुआ है तो चाहेगा कि मैं रुका ही रहूँ। तो यहाँ अगर फ्लाईव्हील आप लोगे, फ्लाईव्हील गति पालक, जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े मशीनों में बड़े बड़े व्हील्स लगे होते हैं। आप अपने सिंपल
पंपिंग सेट में देखे होंगे, आगे फ्लाई व्हील बड़ा सा लगा होता है, चक्का जो है। बड़े बड़े थ्रेसर मशीन्स और फैक्ट्रीज में बड़े बड़े मशीन्स को चलाने के लिए फ्लाई व्हील लगाया गया रहता है। एक्चुअली वो फ्लाई व्हील का इस्तेमाल क्या है, फ्लाई व्हील का बस इतना ही काम है कि वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल करता है, और जो मशीन होते हैं उसको बिना शॉकिंग के, बिना जर्किंग के जो है इजीली स्मूथली रोटेट करता रहता है। उसको रोटेट होने में वो हेल्पफुल होता है, इसीलिए फ्लाई व्हील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो मास होता है फ्लाई व्हील का, वो कहाँ कंसनट्रेटेड होता है, तो आपके जो है रिम, ये जो है यहाँ कंसनट्रेटेड होता है, और बीच में से एक एक्सल गया होता है, ये एक्सल होगा आपका, ठीक है। और ये जो है रोटेट कर रहा होगा, एक्सल आपका इधर से सेंटर से होते हुए निकल जाएगा, सिलेंड्रिकल एक्सल होगा, मगर इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इंपॉर्टेंस होता है कि मास जो होता है सबसे ज़्यादा वो यहाँ इस रिम पर रखा जाता है, ताकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो एक्सल है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास करेगा। तो जब ये बॉडी रोटेट करेगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मास जो होगा वो रिम पर होगा, और वो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा। जितना ही दूर होगा उतना ही अधिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा, क्योंकि इसका आर की वैल्यू ज़्यादा होगा। तो आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से ये लाभ होगा, अगर बॉडी एक बार रोटेट हो गया तो काफ़ी हद तक रोटेट होता रहेगा, है ना। अगर जैसे कि ट्रेन है, मान लो आपके ट्रेन के जो व्हील हैं, जो ट्रेन का व्हील होता है देखा होगा आपने, काफ़ी हैवी होता है, और जो एक्सल होता है उसके करीब मास को कम रखा जाता है, यहाँ थोड़ा पतला रखा जाता है। सबसे अधिक मास यहाँ जो ट्रैक पर चलने वाला हिस्सा होता है इस पे मास ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए ताकि इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए और काफ़ी दूर तक जो है आपका ट्रेन चल सके, और यानी कि ये जब मूव करे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज हो जाए, और इंजन को ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इंजन जो है इजीली आपका इस फ्लाई व्हील को मूव करता रहे। तो क्या करने के लिए ऐसा होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ द मास को सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर ही रखते हैं। जितना दूर होगा उतना ही ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। अभी इसके पहले आपने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एंगुलर जो एक्सेलरेशन था अल्फा, उसमें रिलेशन निकल के आया था, और क्या था एक्चुअली, ये आपका टाउ निकल के आया था, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। अभी बताना है कि आई इंटू ओमेगा ये क्या होगा आखिर में, ये किसकी वैल्यू होगी। तो आई इंटू ओमेगा, ओमेगा इज हियर, तो सिंपल है, आर एल इक्वल टू आर इंटू पी, पी की वैल्यू आप एम भी भर दीजिए, तो एम भी, वी की वैल्यू ऑफ ओमेगा इंटू आर भर दीजिए, एम इंटू ओमेगा इंटू आर, ओके। और यहाँ बन जाएगा एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये तीनों मिलके एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और एम आर स्क्वायर आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मिल गया आपको रिजल्ट, एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि इक्वल होगा किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एंगुलर वेलोसिटी का। सो विच वन इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a thin rod of length capital L and mass capital M will have what moment of inertia about an axis passing through one of its edge and perpendicular to the rod। तो आपके पास एक रॉड है यूनिफॉर्म लेंथ का, हियर सपोज ये आपके पास रॉड है, और इसका जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, इसके इस किनारे से, ठीक है, यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है, और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके इस पूरे रॉड का बताना है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, कैपिटल एल लेंथ दिया हुआ है, कैपिटल एल, मास कितना दिया हुआ टोटल, कैपिटल एम दिया हुआ है, ठीक ना। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, और अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म है ना, कॉन्टिन्यूअस है ऑब्जेक्ट आपका, तो इस स्थिति में आपको ये इंटीरियर वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, आई इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। और इसमें डी एम की जो वैल्यू होती है ना, ये कैलकुलेट करनी होती है। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अब पूरे बॉडी को देखिए, पूरे बॉडी का मास कितना है, कैपिटल एम में, पूरे बॉडी का लेंथ कितना है, कैपिटल एल है। अगर ये बॉडी लेंथ रखने वाला है तो लेंथ लिखेंगे नीचे, अगर ये बॉडी जो है एरिया रखने वाला है तो नीचे एरिया लिखेंगे, और अगर ये बॉडी वॉल्यूम रखने वाला है तो एम अपॉन वी रखेंगे, है ना, वी रखेंगे वॉल्यूम। तो यहाँ पे एम बाई एल हो गया, ये डेंसिटी हो जाती है एक्चुअली, और कभी बदलती नहीं है ना। ये अगर एक ही तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया गया बॉडी, तो एम बाई एल इक्वल टू आप लिख सकते हो। यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए इसमें डी एक्स लेंथ का, ठीक है,
और उसका मास आपको, इसका मास, इस पोर्शन का मास आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कितना होगा m/l इक्वल टू, तो आपका ये बड़े वाले बॉडी का, पूरे बॉडी का मास अपन पूरे बॉडी का लेंथ इक्वल टू थोड़े से हिस्से का मास अपन उसका लेंथ dx। और इसका हमने लेंथ ले लिया कितना, dx ले लिया, और इसको हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ से वो x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो पहले हम इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट। तो जब इसका निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो हम ऐसे पूरे रॉड के लिए क्या करेंगे, तमाम एलिमेंट्स को जोड़ने की बजाय इंटीग्रेट कर देंगे इसी एलिमेंट को, कहाँ से कहाँ के लिए, इस जीरो से लेकर और पूरे रॉड के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, dm की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया, dm की वैल्यू m/l इंटू dx। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर क्या आ जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे, जीरो से l करोगे, ठीक है ना। और यहाँ dm की वैल्यू यहाँ रखिए, देखिए dm की वैल्यू m/l dx, और आर स्क्वायर क्या भरेंगे आप, कितना रेडियस बना के ये एलिमेंट रोटेट करेगा, अगर इस एक्सिस के बाद रोटेट कराया जाए तो इस एक्सिस के बाद रोटेशन कराएंगे तो आर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इसका रेडियस। इंटीग्रेट करेंगे तो m/l बाहर हो जाएगा, कोई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट हो जाएगा जीरो से l। आपको क्या मिल जाएगा, आई की वैल्यू m/l और l³/3, आपको मिल जाएगा ml² डिवाइडेड बाई 3। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3 अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू द वन एज ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ओके, सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ मास M एंड लेंथ L अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड इट्स मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट से पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन पूछ दिया सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से जो एक्सिस पास कर रहा है, इसकी बजाय इस मिड पॉइंट से आपको बताना है यहाँ से। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करके बताना है, तो फिर आप वही ऐसे ही सेम प्रोसेस करोगे। तो यहाँ पर आप सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल वही प्रोसेस है। बस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ना, ये जीरो से जो हम l ले रहे थे, अभी हम यहाँ जीरो मान लेंगे तो इधर l/2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -l/2 हो जाएगा। तो अब इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बजाय यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट निकल जाएगा। तो क्या आया हुआ था, आई की वैल्यू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लेंगे, -l/2 से लेकर +l/2। यहाँ देखिए इस हिस्से से इस हिस्से तक, इस सिरे से और इस सिरे तक, इस इंड से इस इंड तक। तो कितना आया हुआ था भाई, m/l dx इंटू x²। तो आपको कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, आप एक काम कर सकते हो, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, यूज कर लीजिए। मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लिमिट सेम हो ना, तो लिमिट सेम हो, -l/2 है +l/2 है, तो आप 2 टाइम्स क्या कर सकते हैं, जीरो से l/2 कर लीजिए। जीरो से आपका एक सिंपल जो है कोई भी वैल्यू भर देंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है, प्लस या माइनस है, तो एक यहाँ पर एक वैल्यू l/2 ले लिया हमने, और फिर m/l dx इंटू x²। तो इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, i इक्वल टू 2 टाइम्स m/l और इंटीग्रेशन ऑफ दिस x² x³/3, लिमिट हो जाएगा 0 to l/2। अब l/2 यहाँ भर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू 2m/l इंटू, ये देखिए x³ है, यहाँ भरेंगे l/2 लिमिट, तो आपको मिल जाएगा l³/8 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 8 3 24। तो कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा आपको, i की वैल्यू ml²/12। तो ये जो है ml²/12, ये सेंटर से, रॉड का जो सेंटर है वहाँ से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a thin disk and a thin ring both have mass M and radius R, both rotate about the axis through their center of mass and are perpendicular to their surfaces at the same angular velocity, which of the following is true। तो आपके पास एक डिस्क है और आपके पास एक रिंग है, बहुत ही पतला सा रिंग है, वेयर टोटल मास इज कंसनट्रेटेड ऑन द रिम एंड बोथ हैव द सेम मास एंड सेम रेडियस। सो क्या बताना पड़ेगा आपको कि कौन सा जो है करेक्शन, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पहला नंबर ऑप्शन है द रिंग हैज़ हायर काइनेटिक एनर्जी, द डिस्क हैज़ हायर काइनेटिक एनर्जी, द रिंग एंड द डिस्क हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सब चीज़ काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी पहले। अभी आप कैलकुलेट किए थे काइनेटिक एनर्जी ई की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1/2 टाइम्स आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। बोथ रोटेट about the axis through their center of mass and are perpendicular to their surfaces at same angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है यहाँ पर। तो अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है उसी पर डिपेंड करेगा टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी। तो किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा होती है, डिस्क की ज़्यादा होती है कि रिंग की ज़्यादा होती है। सपोज कि हमारे पास कोई ये मेटालिक डिस्क है और इस डिस्क को मैंने क्या किया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया और इसको एक रिंग का आकार दे दिया। ऐसे क्या होगा, मास की वैल्यू वही रखनी है आपको, रेडियस जो है आपको वही चेंज, रेडियस भी चेंज नहीं करना है, वही रखना है, सेम रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता है कि अगर यहाँ से एक्सिस ऐसे पास कर रही हो, यहाँ से इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद जो सेंटर से पास कर रहा हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए आता है m²/2। और यही चीज़ रिंग के लिए अगर हम निकालें तो रिंग के लिए क्या आ जाएगा, तो रिंग के लिए आप अभी निकाले थे कुछ देर पहले m² आया था। अब इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो रिंग की जो है वैल्यू ज़्यादा है, m² मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रिंग की ज़्यादा है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो द रिंग हैज़ हायर काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, तो सिंपल सी बात है, जैसे हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ जो है फोर्स जो होता है वो टार्क होता है, क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू टार्क। आपको पता ही है टार्क टाउ इक्वल टू अभी निकाले थे dl/dt। और सिंपल सी फोर्स की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp/dt। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का ही हम जब मोमेंट निकाल लें, यानी लीनियर मोमेंटम और इसका क्या हो जाए, मोमेंट हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो L=R/P, समझ गए। P क्या है, लीनियर मोमेंटम है, L क्या एंगुलर मोमेंटम है, तो ये एंगुलर मोमेंटम आंसर आ जाएगा। इसी का मोमेंट आ गया, मीन्स घुमा हो गया, तो फिर एक रेडियस अडॉप्ट करेगा बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पर आपका रिंग जो है अभी निकाले थे कुछ देर पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इस प्लेन, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ऐसे एक्सिस को ये इसे पास कर रहा है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की जो वैल्यू आई थी कितना आई थी, m² आई थी। ठीक है। अभी बता रहा है, ये पूछ रहा है कि टेंजेंट के अबाउट क्या होगा, और वो टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन होना चाहिए, यानी कि ऐसे एक टेंजेंट पास कर रहा है, उसके बीच क्या होगा, रेडियस आर ही जो है दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय द थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप सेंटर के थ्रू जाने वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। तो इसके ठीक पैरेलल ये जो एक्सिस जा रही है, इन दोनों का प्लेन सेम ही है, एक ही प्लेन में दोनों एक्सिस लाई करना चाहिए। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, m²। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आप जानते हो, निकाले हो, m² होती है, प्लस m और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस तो r ही है, तो r²। तो आपको मिल जाएगा I=2 टाइम्स M r²। सो विच वन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a solid sphere disk and cylinder are allowed to roll down an inclined plane from the same height, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होंगे, द सिलेंडर विल रीच द बॉटम फर्स्ट, द डिस्क विल रीच द बॉटम फर्स्ट, द स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट एंड ऑल विल रीच द बॉटम एट द सेम टाइम। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, झुका हुआ कोई आनत तल है एंगल थीटा पर, ठीक है, और कोई बॉडी यहाँ से आप रोल कर रहे हो, और आपने यहाँ पे 3 तरह की बॉडी लेना है, ठीक है, बारी बारी से। पहले सॉलिड स्फीयर लेना है, इसको यहाँ पे छोड़ना है, रोल करते हुए नीचे आएगा, टाइम कैलकुलेट करना है आपको कि कौन सा पहले पहुँच रहा है। फिर आपको यहाँ डिस्क लेना है, उसके लिए देखना है कितना टाइम लग रहा है। फिर आपको यहाँ पे सिलेंडर लेना है, फिर इसको देखना है कितने देर में यहाँ बॉटम पे आ जा रहा है, विच वन रीच द बॉटम फर्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप यहाँ से बॉडी को छोड़े तो जो भी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी इस हाइट एच पर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो mgh चेंज हो जाएगी, क्योंकि बॉडी रोल कर रहा है तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर दोनों होगा। यहाँ पे
आप हाफ mv² कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1+i ω² डिवाइडेड बाई m। नाउ अब आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन लिया है आपने, तो mgh इक्वल टू 1/2 mv² एंड दिस इज 1+i। और यहाँ पे आपको v² भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ नीचे v² भी रहेगा, ताकि जब ये मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे कैंसिल होकर फिर हाफ आई ω² ही बचे। तो आपको पता है कि ω² बाई v² कितना होता है, चूँकि v इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू r होता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, ओमेगा अपॉन v की वैल्यू 1/r², तो i अपॉन mr² आपका ये आ जाएगा। और यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से √, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2gh अपॉन, ये पूरा रूट में होगा 1+i अपॉन mr²। अब यहाँ देखिए, चूँकि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है ना आई, ये यहाँ नीचे देखिए डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो फिर वी की वैल्यू कम मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप सॉलिड स्फीयर ले रहे हो, डिस्क ले रहे हो या सिलेंडर ले रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सॉलिड की होती है 2/5 mr², ठीक है। डिस्क की होती है उसी एक्सिस के अबाउट, डिस्क की होती है आई सॉलिड स्फीयर है तो यस, आई डिस्क है तो डी, इसकी वैल्यू होती है mr²/2। और सेम यही सिलेंडर की भी होती है, mr²/2 सिलेंडर का भी वही होता है सेम से। तो आप देख रहे हो 2/5 है तो ये 0.4 mr² होगा, और यहाँ पर ये जो है दोनों 0.5 mr² होंगे, ठीक है। तो दोनों में कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, 0.5, तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों का वैल्यू जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, 0.4 है, तो इसकी जो वेलोसिटी वैल्यू की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन पहुँचेगा, तो सॉलिड स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, go for the next question. When a body moves in a circular path, no work is done by the forces. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप कई बार किए हो कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। क्लोज पाथ के लिए भी जीरो होता है, डब्लू की वैल्यू dw की वैल्यू जीरो हो जाती है। इंटीग्रल में आप सीधे कहते हो f इंटू dr की वैल्यू जीरो हो जाती है। नो वर्क विल डन। तो यहाँ पे कैसे जीरो हो जाता है, तो एक्चुअली होता क्या है, सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा कोई, इधर नॉर्म टेंजेंट जो है फोर्स, और सेंटर है यहाँ से देखिए ये आर की वैल्यू। अच्छा, आप देखो जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो ऑलवेज जो एंगल होगा और जो आर होगा उसके बीच जो आर होगा और जो एफ होगा दोनों के बीच एंगल जो होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। तो आपको पता है डब्ल्यू इक्वल टू ये क्या है, F.S होता है, ये F. यहाँ पे हम डी आर ले लें, F.dr, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F.dr cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 भरेंगे तो फिर 90 भरने पर जीरो हो जाएगा वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसलिए आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ऐसी बात नहीं है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आर्क जो होगा यहाँ पे वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। द फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ऐसा नहीं है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऐसा नहीं है। देयर इज नो नेट फोर्स, ऐसा भी नहीं है, फोर्स तो लगी रहा है तभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। दूसरी चीज़ है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यही बात है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर इस बॉडी पे फोर्स कोई काम कर रहा है, सपोज सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है इधर की तरफ एफ, और डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो इस दिशा में हो रहा है, तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट का दिशा हो जाएगा डी एक्स, या जो भी लिखें, डी एस लिखें, जो भी लिखें। तो हर दोनों स्थितियों में मतलब एंगल जो बन रहा है यहाँ पर वो 90 डिग्री ही बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी टोटल। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
A solid disk and a solid sphere have the same mass and same radius. Which one has the higher moment of inertia about its center of mass? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप पढ़े हो, सॉलिड डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके सेंटर से पास हो रहा होगा, mr²/2 होगा। और सॉलिड स्फीयर आपने ले लिया तो उसका कितना होगा भाई, तो वो 2/5 mr² होगा। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो डिस्क की वैल्यू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होगी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच हैज़ द हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। The speed of a homogeneous solid sphere after rolling down an inclined plane, vertical height small h from rest without sliding is। तो सॉलिड स्फीयर है, रोल डाउन कर रहा है किसी झुके हुए तल से, और आपको बताना है कि जो प्लेन वर्टिकल हाइट एच, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग, स्पीड बताना है आपको, स्पीड ऑफ होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर बताना है। तो अभी आप निकाले थे वी की वैल्यू कितना आया था, √2gh/1 + I/mr², ये वैल्यू था। अब यहाँ पे कह रहा है होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर है, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 2/5 mr², 2/5 mr², ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √2gh/1 + 2/5, और नीचे आपका क्या है फिर, यहाँ mr² है और इसके अपॉन में भी आपका mr², तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी की वैल्यू मिल जाएगी √2gh/ और 1 + 2/5 मीन्स 7/5। सो वी की वैल्यू हो जाएगी 5 ऊपर चला जाएगा, √10/7 gh। ओके, सो 10/7 gh। तो ये क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री with the horizontal. A ring rolling down on this inclined plane from rest without slipping, then आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन की वैल्यू। यहाँ स्पीड आपने कैलकुलेट किया था, आपको अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ जो बॉडी होगा, यहाँ ले लीजिए बॉडी को, और ये आपका एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। बॉडी का जो वेट होगा नीचे डायरेक्टली डाउनवर्ड काम करेगा mg, ठीक है। और यहाँ पर यह जो यहाँ इधर की तरफ हम देखें रिएक्शन की जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में, तो सरफेस का भी कुछ रिएक्शन होगा, ठीक है। और सरफेस का रिएक्शन इस दिशा में होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो इस वेट का कुछ कंपोनेंट जो होगा इस दिशा में भी मिलेगा आपको, इसके ठीक परपेंडिकुलर भी मिलेगा। तो दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा, जितना एंगल यहाँ बनता है उतना एंगल यहाँ बनता है, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं थीटा लेकर, यहाँ भी मान लेंगे थीटा ही बन रहा है। तो एम जी का दो कंपोनेंट होगा, एक इस दिशा में होगा और एक जो है इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा इस दिशा में, क्योंकि वेक्टर जो है एम जी इधर है। तो ये वेक्टर जो होगा वो दोनों कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए, और ये दोनों कंपोनेंट जो हैं, ये दोनों कंपोनेंट आपके क्या होना चाहिए, ठीक 90 डिग्री होना चाहिए, और इन दोनों कंपोनेंट के बीच में वेक्टर होना चाहिए, ओरिजिनल वेक्टर एम जी है जो डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो इस दिशा में क्या हो जाएगा फिर एम जी, ये देखिए यहाँ पर एंगल थीटा बना हुआ है, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो एम जी कॉस थीटा होगा, एक्चुअली एम जी कॉस थीटा। और यहाँ होगा ये जो एम जी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि जिधर एंगल बना होता है ना, ये कॉस का कंपोनेंट होता है, और इसके ठीक 90 डिग्री पे ये साइन का होता है। तो आप देख रहे हो कि दिस फोर्स एम जी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोलिंग ऑफ दिस बॉडी। ये फोर्स खींच के नीचे ले जाएगा, इसको बॉटम तक ले जाएगा। तो यहाँ पर आपको न्यूटन्स के लॉ से फोर्स जो काम कर रहा है रिजल्टेंट एम ए हो जाएगा, और एम जी साइन थीटा ये फोर्स ज़्यादा है, ये खींच के ले जा रहा है नीचे की तरफ, तो ये ज़्यादा है। और अपोजिट में जैसे ये बॉडी रोल करना शुरू करेगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी पीछे की तरफ काम करेगा, उसको हम स्मॉल एफ ले लेते हैं, तो उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू, क्योंकि ये फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो इस बॉडी को रोक नहीं पाएगी, ये बॉडी रोल करता ही जाएगा नीचे की तरफ, तो इसकी वैल्यू कम होगी लेकिन काम तो करेगा ही, इसलिए हम इसको स्मॉल एफ ले देते हैं। तो कितना होगा, ये जो रोटेशन परफॉर्म करेगा, टार्क बला गुण जो भी लगेगा उसके टर्म से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, चूँकि टाउ इक्वल टू होता है R/F भी होता है, अभी निकाले थे आप I/α भी होता है, दोनों होता है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो एफ की, कितनी हो जाएगी एफ की वैल्यू I/α/R, ये आपकी एफ की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एम है तो एम से कैंसिल हो सकता है,
लेकिन अभी फ़िलहाल काटते हैं अभी थोड़ी देर बाद। एम जी साइन थीटा माइनस एफ़ की वैल्यू क्या होगी आई इंटू अल्फ़ा अपॉन आर होगी। अब एम कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा ए की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस आई, और अल्फ़ा को भी चेंज कर दो आप। देखिए लीनियर एक्सप्रेशन ए है अगर, तो इसका संबंध जो होगा एंगुलर एक्सप्रेशन से कैसा होगा, तो ए अगर लीनियर है तो ए बराबर आर इंटू अल्फ़ा होता है। ए जो है आपका लीनियर होता है और ए जो है आपका एंगुलर होता है, तो आर रेडियस हो जाता है जिस रेडियस से बॉडी रोटेट करे। तो ए इक्वल टू आर इंटू अल्फ़ा से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू चाहो तो ये भी रिप्लेस कर सकते हो, ए अपॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए अपॉन आर पहले से ही आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए यहाँ भी आ गया, ए यहाँ भी आ गया, तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए इस वाले को, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। इक्वल टू कितना होगा, केवल जी साइन थीटा बचेगा। ठीक है, तो ए कितना निकल जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब आप एक्सटेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी बॉडी के लिए निकाल सकते हो, किसी भी एंगल पर प्लेन इंक्लाइंड होगा निकाल सकते हो। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आप ये वैल्यू भर दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। और आई आप देख लो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो उस पर आपका जो है रिंग जो है वो रोलिंग डाउन कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है रिंग। ठीक है, आई हैव टू इरेज समथिंग, तो ये मैंने इरेज कर दिया। आगे यहाँ पे आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जी साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है जी बाई 2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, तो रिंग है, रिंग के लिए आप जानते हो एम आर स्क्वायर होता है, तो एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से जी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिल जाएगा ए की वैल्यू जी अपॉन 4। ए की वैल्यू विच ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। जो एक्सटेंशन होगी वो हमेशा जी बाई 4, यानी कि जी एक्सेलरेशन अगर नीचे इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये जी एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे की तरफ फ्री फॉल करती। बट इस प्लेन के आ जाने की वजह से ये सीधे नीचे न जाकर इस प्लेन पर इधर की तरफ जाता है एम जी साइन थीटा की वजह से, जो कि हमेशा जी से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जी बाई 4 की वैल्यू हमेशा जी से क्या होती है, कम होती है। तो एक्सेलेरेशन जो भी बॉडी के अंदर आएगा अटेन होगा वो हमेशा जी से कम ही होगा। ठीक है, इसलिए ये देखकर भी आप ऑप्शंस को सही कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सारे वैल्यू जी से कम ही दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अनुमान लगाना मुश्किल है, तो जी बाई 4 आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा नहीं है, मास पे डिपेंड करता है। आई इक्वल टू सिंपल एम आर स्क्वायर लिखते हैं आप। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की बात है, जाहिर सी बात है उस पर डिपेंड करता है, उसकी मास पे भी डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। एंगुलर वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी तो एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे। दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, तो इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ऊपर निकाल रहे हो और ये एक्सिस बदल के आप यहाँ कर दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो जैसे बात है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, सिलेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द बॉडी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। तो एक्चुअली में किस पे डिपेंड नहीं करता है ये आपको देखना है। मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास की ही प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर एंगुलर वेलोसिटी को आप कांस्टेंट कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे जो है ये तीन ऑप्शन जो ए, जो सी और जो डी दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका जो है ये ऐसा है कि जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है चेंज इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। दूसरी चीज़, ए वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर रिंग, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स एक्सिस इज। तो अभी आप निकाले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, कितना आया था, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने किसी रॉड का निकाला था, आई की वैल्यू कितना आया था, अगर मास m है, लेंथ टोटल कितना है l है, तो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 आया था।
अच्छा, एक चीज़ और है कि इसी रॉड को हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से हमने बेंड कर दिया, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अभी कुछ रेडियस बनाएगा, लेकिन जो लेंथ होगा वो टोटल लेंथ, आप यहाँ से कट करिए फिर इसको फैलाइए तो टोटल आपको ये रॉड मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ होगा एल की वैल्यू वो कितनी होगी? वो 2πr अब हो जाएगी। अगर रेडियस आर उसने बनाया तो 2πr हो जाएगा। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाल सकते हो। एम एल की जगह पे आप 2πr भर दीजिए, एल है तो एल स्क्वायर मीन्स 4π² आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो फिर आपको क्या मिल जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 3 टाइम्स करने एम π² आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो और क्या करें? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग अबाउट इट्स एक्सिस। और रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है अगर, तो आपको पता है कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई की वैल्यू mr² होता है। mr² होता है। अगर आप आर की वैल्यू यहाँ निकाल के भरो तो फिर आंसर कितना आएगा? तो फिर आपको आंसर कितना मिलेगा? अगर आर की वैल्यू आप भरो तो आई इक्वल टू मिल जाएगा आपको एम, आर की जगह पे आप L² / 2π यानी 4π²। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Okay, thank you so much for seeing the video. Share and subscribe for the next video, incoming videos. Thank you.